जम्मू स्टेटहुड। जब हम ये टर्म सुनते हैं तो हमें लगता है कि बात शायद जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी के स्टेटहुड के रिस्टोरेशन की हो रही होगी, जिस मुद्दे को मेन स्ट्रीम अक्सर दिखाते रहता है, मगर इग्नोर किया जाता है जम्मू को। जम्मू स्टेटहुड से हमारा जो मतलब है वो स्पेसिफिकली जम्मू के ही स्टेटहुड से है। क्या है ये डिमांड, क्या है इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, और आज के पॉलिटिकल एनवायरमेंट में इसका रिलेवेंस क्या है। जम्मू एक बॉर्डरिंग स्टेट है और उसको अगर एक सेपरेट स्टेट बनाया जाता है तो उससे क्या रिपरकशंस होंगे, क्या प्रोज एंड कॉन्स इस पूरे इशू के। इन सभी तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारा लक है कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं कर्नल अजय रैना सर। कर्नल अजय सर सेना मेडल से सम्मानित हैं, 27 बुक्स के ऑथर हैं, मिलिट्री हिस्टोरियन हैं, और तो और एमबीए इन फाइनेंस हैं। सर वेलकम टू द शो। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदित्य जी, आपको नमस्कार, आपको, आपके देखने वालों को, और कुछ सुन भी रहे होंगे गाड़ी चलाते हुए कभी सुनेंगे, सबको नमस्कार। और ये मेरी प्रिविलेज है, सौभाग्य है कि मुझे अपने प्रदेश के ऊपर बात करने का मौका मिला आपके प्लेटफॉर्म पे। थैंक्स। जी सर, नमस्ते एंड वेलकम। एंड सर, टू बी ऑनेस्ट, इट्स अ प्रिविलेज एंड एन ऑनर टू होस्ट यू। सर, मैं इस मुद्दे पे आना चाहूंगा कि जम्मू स्टेटहुड जो है, जो आम जनमानस है, आम नागरिक जो है, इवन जो नेशनलिस्ट लॉबी के लोग हैं, उनको भी उतना आइडिया नहीं है कि जम्मू के जो सेंटिमेंट्स है, जम्मू के लोकल लोगों के अपने अलग एक प्रदेश को लेके वो कितने स्ट्रांग है। डोगरा एम्पायर जो है उसका क्या इतिहास रहा है, और आज एक तरीके से ट्राई किया जा रहा है कि एक पुराने मैग्निफिशेंट हिंदू एम्पायर की जो आइडेंटिटी है उसको सप्रेस करते हुए कश्मीर से ही जम्मू को चलाया जा रहा है। जो सुनते हैं हम लोग कि भाई पॉलिटिकली अगर देखें तो हमेशा चीफ मिनिस्टर आपका कश्मीर की साइड से ही बनता है, और तो और जो फाइनेंशियल और फिजिकल रिसोर्सेस हैं उसमें भी एलोकेशन जो है काफी स्क्यूड है। सारा ध्यान, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया, पूरा का पूरा ध्यान कश्मीर पे ही रहता है, क्योंकि ये ग्लोबल मुद्दा बन चुका है कश्मीर, और जम्मू को नेग्लेक्ट किया जाता है। सर, स्टेज इज ऑल योर्स, प्लीज एक्सप्लेन टू अस कि व्हाई अ सेपरेट जम्मू स्टेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू आदित्य, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। और इनफैक्ट अगर विक्टिमाइजेशन, कौन ज़्यादा विक्टिम, बड़ा विक्टिम था, कम विक्टिम था, किसकी विक्टिमाइजेशन ज़्यादा हुई, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि जब हमारे 3 हिस्से थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के, 2019 से पहले जम्मू प्रोविंस, कश्मीर प्रोविंस, दोनों के बीच में पीर पंजाल खड़ा है, बहुत बड़ा पहाड़ सीरीज है जो कि एकदम दोनों को आइसोलेट करता है आपस में। और फिर कश्मीर के आगे ग्रेट हिमालय रेंज उसको आइसोलेट करता है लद्दाख से। तो जियोग्राफिकली सबसे बड़ा इलाका हम तीनों में से, मैं उस स्टेट की बात कर रहा हूँ जब 1947 में पाकिस्तान ने आके जो इन्वेजन किया और जो उसके बाद हुआ, और जो फाइनली जब सीज फायर हुआ 49 में, उसके बाद का जो स्टेटस है, तो ऑलमोस्ट 70% जो लैंड थी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट की 2019 से पहले, वो लद्दाख की थी। और लद्दाख हालांकि एक प्रोविंस था, थिनली पॉपुलेटेड है, तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जम्मू एंड कश्मीर में सिर्फ 2 ही प्रोविंस माने जाते थे, जम्मू एंड कश्मीर, और लद्दाख को रखा हुआ था कश्मीर के नीचे डायरेक्ट। तो उनका तो बेचारों का बहुत बुरा हाल हुआ। आई मीन उनको, जब हमें अपने जम्मू वालों को लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हाल हुआ, तो कई बार उनको देख के सोचता हूँ कि जिस जगह को कॉलेजेस नहीं मिले, हॉस्पिटल्स नहीं मिले ढंग के, बिजली नहीं मिली, इतने साल सब जाके अब मिला है, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा रगड़े गए। फाइनली उनको मोक्षा मिल गया 2019 अगस्त 5 को, वो अलग हो गए। अब उनके अपने इश्यूज हैं, वो चलता रहता है डेमोक्रेसी में। अब आती बात जम्मू और कश्मीर की। तो जैसे आपने सही कहा कि इस स्टेट को बनाने वाला महाराजा गुलाब सिंह थे, जिनको जब सिख अंपायर को हराया ब्रिटिशर्स ने, और हराया इसलिए कि एक जो बहुत तगड़े और बहुत महान महाराजा थे सिख अंपायर के, महाराजा रणजीत सिंह, उनके जाने के बाद जो पैलेस इंट्रीग्स और जो कॉन्स्पिरेसीज और जो फैमिली फाइट्स होती हैं, उसके चक्कर में उन्होंने अपने आप को खुद वीक किया। उसमें किसी ब्रिटिश ने, किसी ने कुछ नहीं किया, कोई किसी का योगदान नहीं है। लोग किसी को ब्लेम करते रहे, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वहाँ तब महाराजा गुलाब सिंह के भाई थे, सिख अंपायर के, और दूसरे भाई इनके काफ़ी हाई पोस्ट पे थे हॉस्पिटैलिटी में। तो लोग डोगराज को भी ब्लेम करते हैं, और ठीक है, वो उनको फैक्ट रिमेन्स की, जब आपके अंदर कमज़ोरी होती है तो आप टूटते हो, है ना। तो वो जब टूट गया, सब खत्म होने लगा, तो ब्रिटिशर्स को एक मौका मिला, और उसमें भी ब्रिटिशर्स ने अटैक नहीं किया। सिक्स ने डिसाइड किया कि हाँ ब्रिटिशर्स से, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पे एक कंप्रोमाइज, एक एग्रीमेंट था ट्रीटी के थ्रू 1809 कि सतलुज के साउथ में सिख अंपायर अपना क्लेम नहीं करेगी। मतलब आज का जो पंजाब इंडिया में है, आधे से कम पंजाब जो था महाराजा रणजीत सिंह के पास था। ये नीचे वाला जो एरिया है, लुधियाना, जलंधर, नीचे वाला जितना है, ये सारा ब्रिटिशर्स के पास था। उनके मरने के बाद, हालांकि उनकी एरिया तो था, महाराजा रणजीत सिंह का कंट्रोल का इलाका साउथ ऑफ सतलुज था, बट उन्होंने कंप्रोमाइज़ किया हुआ था। उनके जाने के बाद फिर जो आगे लीडरशिप आती गई, आगे राजे महाराजा बनते गए, और वो ब्रिटिशर्स के हाथों में खेलते गए, तो फिर वो लड़ाई पे आए, उसमें उनकी हार हुई।
जब हार हुई तो अब टाइम आया ट्रीटी करने का। हर लड़ाई के बाद ट्रीटी होती है, आपको फैसला करना होता है। तो उसमें जो वॉर डैमेजेस ब्रिटिशर्स ने मांगी, उन्होंने कहा कि हमें अब 1.5 करोड़ रुपया दीजिए, आपने काम से लड़ाई करवाई, और उसके बदले में उन्होंने कहा कि ऐसा है कि हम आपको कुछ पैसा देंगे, कुछ एरिया देंगे। तो जो सिख माइंड्स थे उस टाइम तक डोगरा और सिख राइवलरी थोड़ी बढ़ चुकी थी, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि इसको फंसाते हैं महाराजा को। तब वो राजा ही था, राजा गुलाब सिंह। इसको फंसाते हैं। राजा गुलाब सिंह को महाराजा रणजीत सिंह ने अपने हाथ से राजा बनाया था 1822 में जम्मू में। तो उन्होंने कहा कि जो हिली एरिया सिख अंपायर के काबू में कभी नहीं रहा, इसलिए महाराजा गुलाब सिंह को दैट टाइम राजा गुलाब सिंह को राजा बनाया गया था, ताकि वो सिख अंपायर के बिहाफ पे पूरा जो त्रिकुटा हिल जम्मू प्रोविंस जो रेस्ट्रिव था, आज भी टेरेन वाइज जम्मू जो है वो कश्मीर से बहुत ज़्यादा टफ है। पुंछ, राजौरी, भद्रवाह के साथ पूरा पहाड़ी इलाका है हमारा, और वैली आगे फ्लैट है। टू कट द स्टोरी शॉर्ट, जब वो उसकी डील हुई और एग्रीमेंट हुआ, उसमें कश्मीरी कहते हैं कि हमें जानवरों की तरह बेचा गया, कि हमें पूछा नहीं, और अंग्रेजों ने कहा ओके अब जम्मू एंड कश्मीर का पूरा इलाका गुलाब सिंह जी आप ले लीजिए और 75 लाख दे दीजिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं, और वो दूसरे उनसे महान वो लोग हैं जिनको हिस्ट्री का सब पता है, लेकिन उनको ट्विस्ट किया है। तो अगर आप उस ट्रीटी को ध्यान से पढ़ेंगे, मेरी बुक्स में उसके बारे में रेफरेंस, तो ये एक सेल डीड नहीं थी, ये एक कंपल्शन थी। सिक्स ने वो इलाका अंग्रेजों को पकड़ाया जो कि डोगरा इलाका था, ये सोच के कि अब ये फंसेगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे राज्य थे, हिमाचल का एरिया भी था, जम्मू के 20-22 राज्य जम्मू में थे, और अंग्रेजों को पता था कि उनकी औकात नहीं है कि वो पूरे जम्मू एंड कश्मीर के हिली इलाके को कंट्रोल कर सके। तो उन्होंने अपने कन्वीनियंस के लिए, और आप ये भी देखिए, पंजाब बेस्ड हिस्टोरियन जो मर्जी कहें, फैक्ट ये है कि जब वो ट्रीटी का टाइम आया, अमृतसर की ट्रीटी का टाइम आया, तो सिक्स ने खुद बोला कि गुलाब सिंह को बुलाओ जम्मू से और वो निगोशिएट करेगा, बिकॉज महाराजा गुलाब सिंह जो बाद में महाराजा बने इस ट्रीटी के बाद, वो बहुत ज़्यादा एक उनकी स्ट्रेटजी, उनकी सोच काफ़ी ज़्यादा दूर तक थी। तो अब स्टोरी बहुत लंबी होती है, तो कहने का मतलब यह है कि उसी महाराजा के नीचे, और ये जब राजा ही थे महाराजा बनने से पहले, जनरल जोरावर सिंह के सेनापति थे, वन ऑफ द कमांडर्स, और उन्होंने पूरी ये जो लद्दाख को कैप्चर किया। तो जो हम आज चाइना को आंखें दिखाते हैं और जो हम बोलते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान हमारा, ये सारी डोगराओं की देन है। ये पूरी स्टेट गिलगित बल्तिस्तान आप लेफ्ट में देखिए, वेस्ट में देखिए, इस तरफ आप ईस्टर्न लद्दाख देखिए जहाँ चाइना के साथ हमारा अटमटक्का चलता है। हम तो तिब्बत चले गए थे, जनरल जोरावर सिंह तो मानसरोवर तक चले गए थे, वो पूरा इलाका जीता था, बाद में देना पड़ा। और नीचे ऑफ कोर्स जम्मू और किश्तवाड़, और तो ये फाइनली एडजस्टमेंट करके जब 47 का टाइम आया, तो 100 साल का एम्पायर, डोगरा एम्पायर 100 साल से शासन कर रहा था, और उससे पहले कश्मीर पे राज था सिखों का। डोगरास को हैंड ओवर करने से पहले कश्मीर का जो गवर्नर था वो सिखों से, सिख एम्पायर का डायरेक्ट कंट्रोल लाहौर से कंट्रोल होता था, और जम्मू का पूरा इलाका जो था वो राजा, उस टाइम राजा गुलाब सिंह के अंडर था। और ये जो लद्दाख वाले थे, इनको राजा गुलाब सिंह ने अपने नीचे करके इनकी टैक्सेशन और रेवेन्यू लगा के वो लाहौर उसको महाराजा रणजीत सिंह के दरबार को, महाराजा रणजीत सिंह चले गए थे, उनको भेजते थे। तो जब ये ट्रीटी हुई और कश्मीर को, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर पूरा अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए के बदले में दिया, तो जब डोगरा वहाँ पहुंचे तो सिख जो दरबार था उसकी पॉलिटिक्स में कश्मीर की श्रीनगर के आउटस्कर्ट्स पे डोगरा आर्मी और सिख आर्मी की लड़ाई होगी कश्मीर के ऊपर। और बाद में जब वो केस इन्वेस्टिगेट किया गया और अंग्रेजों ने देखा कि ये तो उसको जो सिख गवर्नर को और जो ऑर्डर था वो लाहौर से आया था कि गुलाब सिंह को अंग्रेजों ने दे दिया कश्मीर, तुम मत देना। तो कहने का मतलब ये है कि उस हालात में इन्होंने टेक ओवर किया, फिर कश्मीर, जम्मू, लद्दाख पूरा राज बनाया, और फिर जो सिख्स ने जितनी देर राज किया था इट वाज ओके राज कश्मीर में। जम्मू में सिखों का राजा बड़ा ढीला था, वो तो गुलाब सिंह के थ्रू ही था। कश्मीर में जो राज था इट वाज ओके। ओनली थिंग उन्होंने ये कहा था आने पे, जब कश्मीर को कैप्चर किया था सिख्स ने, उन्होंने पूछा था कश्मीरी पंडित्स को कि ये आपके सारे मंदिर तोड़ दिए गए हैं पिछले 300-400 सालों में, क्योंकि उससे पहले अफगान थे, अफगानों से पहले टर्क थे, उससे पहले मंगोल थे, बीच में मुगल्स भी थे। तो उन्होंने सबने, हमारे जितने हिस्टोरिक टेम्पल्स, आपको पता कश्मीर जो है वो हमारे सनातन की एक सीट है, लर्निंग की सीट है, शारदा स्क्रिप्ट वहाँ से आता है। तो सिख्स ने जब कैप्चर किया था तो उन्होंने कश्मीरी पंडित्स को पूछा था कि अगर आप चाहें तो पूरे के पूरे कश्मीर को घर वापसी करवा के सनातन में ले आते हैं, और सारी जो मंदिर तोड़ के मस्जिदें बनी हैं इनके ऊपर दोबारा मंदिर बनाते हैं।
अब वो रीजन क्या थे वो हम डिबेट कर सकते हैं 4-5 दिन लगातार। कश्मीरी पंडित ने खुद कहा नहीं नहीं नहीं, ये अब इस्लाम कबूल कर गए हैं, इनको रहने दो, मस्जिदें बनी रहने दो। वो एक पॉइंट था जहाँ पे कश्मीर को एक टर्न अराउंड मिल सकता था। उससे पहले जो अफगान थे उन्होंने इतना जुल्म कर रखा था कि कश्मीर के यंग बच्चों को जब कल्टीवेशन का टाइम होता था उनको उठा के उनके सिर के ऊपर बोरियां राशन के उठवा के अफगानिस्तान भेजते थे। और ये लड़के जो थे इनको कुछ ग्राम चावल और कुछ सॉल्ट मिलता था। तो उसके दो प्रॉब्लम होती थी, एक घर में काम करने वाला कोई नहीं बचा जब खेती बाड़ी का सीजन है, दूसरे वापस ही नहीं आते थे, वो स्टाफ दे टू डाई। और जो वापस आने की कोशिश करता था उनको पेशावर में गिलगित में पकड़ के पठान पकड़ के उनको अपना स्लेव बना के बेच देते थे। तो ये जो इसको बोलते थे बेगार प्रथा, और कश्मीरी हिस्ट्री में बहुत बुरी तरह से उनके दिमाग में घुसी हुई है कि बेगार जो था इट वाज अ वर्स्ट फेज ऑफ देयर हिस्ट्री। तो डोगराज ने आके सबसे पहले इस प्रथा को खत्म किया। महाराजा प्रताप सिंह जो थे, महाराजा गुलाब सिंह का टाइम तो कंसोलिडेट करने में लग गया, क्योंकि जब उन्होंने टेक ओवर तो कर लिया, बड़े राजे महाराजे सूबेदार बड़ा कुछ थे, कश्मीर जैसे मैंने कहा कश्मीर में भी लड़ना पड़ा सिख्स के साथ, उनका उसमें निकल गया। उनका जो बेटे आए बाद में महाराजा रणबीर सिंह, वो एक स्कॉलर थे और उन्होंने टेम्पल्स को बनाना किया, डेवलप करना शुरू किया, काफ़ी सारे हॉस्पिटल से सारा कुछ बने और लिखने का और पढ़ाई का बड़ा काम किया। उनके बाद उनके जो बेटे आए महाराजा प्रताप सिंह, उन्होंने बेगार सिस्टम को ऑफिशियली बैन लगाया। और जैसे कि भारत में होता है कि राजा ऑर्डर करता है, करते 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 नीचे चलता रहता काम। तो 1925 में जब उनका भतीजे महाराजा हरि सिंह राजा बने, जम्मू कश्मीर के महाराजा बने, तो उन्होंने भी इस बैन को 100% इम्प्लीमेंट किया। 1925 वो टाइम था जब कश्मीरियों की सबसे बड़ी शिकायत बेगार सिस्टम बंद हुआ, विडो मैरिज अलाउ की गई, प्रोस्टिट्यूशन बंद हुई, लड़कियों का कश्मीर से उठा के अफगानों को बेचना बंद हुआ, और मंदिर हर जात के लिए खोले गए, हिंदूज के लिए। और तो वो जो चीज़ें और जो कॉलेजेस बने उस टाइम, श्रीनगर का एसपी कॉलेज, अमर सिंह कॉलेज जो आज भी एक गोल्ड स्टैंडर्ड है, मतलब कुछ भी कह लीजिए कश्मीर में, वो बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं, वो इन्हीं महाराजों ने बनाए। लेकिन 1925 आते आते क्या हुआ, इधर महाराजे नहीं आए, उधर से ब्रिटिशर्स को रशिया के साथ ग्रेट गेम का इशू था। उनको लग रहा था रशिया आ रहा है और गिलगित में आएगा और महाराजा जम्मू एंड कश्मीर से मिलके नीचे रोल डाउन करेगा और ब्रिटिश एम्पायर को खतरा हो जाएगा। और जो कश्मीरी बड़े कंफर्टेबल हो गए थे नॉर्मल लोग, क्योंकि उनकी बेगार खत्म हो गई, नहरें बन गई, रेवेन्यू सिस्टम पूरा, टैक्सेशन सिस्टम बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो गया, कोई एक्सप्लॉयटेशन कुछ नहीं था। तो जो एलीट थी ना, हमेशा एलीट को प्रॉब्लम होती है, तो उनको लगा यार हमारे टूरिस्ट बाहर से आते हैं, कश्मीर में उस टाइम भी टूरिस्ट आते थे, 1800 ईस्वी में भी कश्मीरी में टूरिस्ट आते थे यूरोपियंस। तो उनको लगा यार हम आज़ाद होने चाहिए, हम पढ़े लिखे हैं, हम एजुकेटेड हैं, हमें डोगरा के नीचे क्यों करना। और डोगरास को देखो, जस्ट बिकॉज कश्मीरियों को बुरा ना लगे, ये 6 महीने अपना पूरा दरबार उठा के कश्मीर चले आते थे कि कोई ये ना कही कश्मीर में जो रूल हो रहा है वो जम्मू से हो रहा है। तो 6 महीने वो जम्मू में रहते थे, 6 महीने वो कश्मीर में रहते थे, दरबार जो अभी खत्म हुआ सिस्टम। तो 1925 में लहर चलनी शुरू हुई, अंडरग्राउंड शुरू हुई, और उसको ब्रिटिशर्स ने एक्सप्लॉइट किया, बिकॉज ब्रिटिशर्स ने कहा महाराजा हरि सिंह को कि गिलगित हमें दे दे, वो मान नहीं रहे थे। ऊपर से 1930 में हरि सिंह जी जब इंग्लैंड जाते हैं, ब्रिटिशर्स उनको लेके जाते हैं, माए बाप पड़े हुए थे, बोले हमारे पक्ष में बोलेंगे, उनके उल्टा बोल देते हैं किंग जॉर्ज के सामने। वो कहते हैं भाई मैं महाराजा हूँ लेकिन मेरे लिए भारत पहले है और मैं चाहता हूँ कि मेरा देश आज़ाद हो, बाकी हमने क्या करना है हम आपस में देखेंगे। तो वो उस कॉन्स्पिरेसी में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो जम्मू एंड कश्मीर का था, वो एक ब्रिटिश अफसर था रिटायर्ड, उसने एक बंदे को गली से उठा के उसने उसको खड़ा किया, जिसका नाम था शेख अब्दुल्ला। खड़ा इसलिए किया कि महाराजा स्टेट लंदन में थे और इसने प्राइम मिनिस्टर ने उसको मीटिंग के लिए बुला लिया। उस जमाने में और आज भी कश्मीर में प्रथा है कि जिस बंदे को गवर्नमेंट का कोई हाई ऑफिसर बुला के हाथ मिला लेता गांव में, तो वो अपने आप को बड़ा फने खा समझता। तो उस टाइम खबर फैल गई कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैज कॉल्ड शेख अब्दुल्ला फॉर मीटिंग। तो उन्होंने इंसर्ट किया। शेख अब्दुल्ला प्लांट था ब्रिटिश का, और दूसरा उसको बैकअप करने वाले लोग थे मुस्लिम लीग के, कि मुस्लिम लीग JNK में एंटर नहीं कर सकती थी, कांग्रेस एंटर नहीं कर सकती थी। तो इनकी एक पैरेलल यहाँ पे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी जो शेख अब्दुल्ला ने बनाई, और बाद में उसने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई। तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पूरी की पूरी मुस्लिम लीग के साथ अलाइंड थी, और पीपल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कांग्रेस के साथ अलाइंड थी। तो इन्होंने एक 1931 में फिर एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, इंसिडेंट हुआ, जिसमें जेल को तोड़ने की कोशिश की, जिसके बारे में अभी रिसेंटली सुना होगा, जो हमारे CM साहब दीवार लांग के अंदर जा रहे थे, पतिया पंडित। हाँ, तो एंटी डोगरा सेंटिमेंट इंसर्ट किया गया
और हम कश्मीरी अलग हैं सबसे, ये उनके दिमाग में डाला गया। और कश्मीरी बड़े गलीबल कौम है, जो उनका लीडर बोलता है उनकी बात मानते हैं। और ऊपर से फिर जब नेहरू जी ने अपीजमेंट पॉलिसी स्टार्ट कर दी और महाराजा को यहाँ से निकाल दिया, तो करते करते क्या हुआ कि जो रूलर थे स्टेट के वही विक्टिम्स बनने शुरू हो गए, क्योंकि महाराजा के निकालने के बाद पूरी की पूरी कमान नेहरू साहब ने दे दी शेख अब्दुल्ला को। और जब कुछ सालों बाद नेहरू जी को रियलाइज हुआ कि गलत बंदा उठा लिया, तो उन्होंने उसी को पकड़ के जेल में डाल दिया, कोडाई कनाल भेज दिया 20 साल के लिए कि जा तो ये हिस्ट्री हमें बताती है कि जो नाइंसाफी महाराजा हरि सिंह के साथ की गई नेहरू साहब द्वारा जस्ट टू प्लीज शेख अब्दुल्ला, उसकी गलती का एहसास नेहरू जी को अपनी जिंदगी में हो गया था और नेहरू जी ने उसको पकड़ के स्टेट से बाहर कर दिया। तो फिर एक स्टेट, फिर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट्स आई। 370 शेख ने इंसर्ट करवा रखा था, उसको डिल्यूट होता गया। एक टाइम आया जब ये सोचा गया 370 को खत्म करते हैं, लेकिन हुआ नहीं। ऑल दिस वाइल एंड इवन टुडे, जैसे आपने शुरू में कहा, फोकस सिर्फ कश्मीर पे रहा, किसी ने जम्मू की कभी बात नहीं की। आज और तो और पार्लियामेंट में आज हमारे सीनियर मोस्ट लीडरशिप, मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर तक पीओके बोलते हैं। आप नक्शा खोल के देखिए, पीओके जो सो कॉल्ड पीओजेके जिसको हम कहते हैं, उसमें दो इलाकों के इलाके बहुत ज्यादा गए हैं। एक लद्दाख, जो गिलगित बल्तिस्तान जो लद्दाख का हिस्सा था, एक्चुअली आज भी सबसे बड़ा इलाका जो पाकिस्तान के इलीगल ऑक्यूपेशन के नीचे है वो गिलगित बल्तिस्तान जो कि लद्दाख का हिस्सा है। और फिर पॉपुलेशन वाइज जो सबसे बड़ा इलाका उनके पास है वो जम्मू प्रोविंस का रावलाकोट, पलंदरी, बाग, जो पुंछ के सामने का इलाका ये है। और जो कश्मीर का सो कॉल्ड, अगर आप टेक्निकली कहते हो, जो हिस्सा उनके पास गया वो बेसिकली पहाड़ी बेल्ट है, कश्मीरी बेल्ट नहीं है, जिसमें मुजफ्फराबाद और उसके बाद थिथवाल और ऊपर की तरफ शारदा, ये जो इलाके पहाड़ी बेल्ट थी। तो अगर हम ये भी मान लें कि पहाड़ी बेल्ट कश्मीर के साथ जुड़ी है तो जोड़ दें, तो इस इलाके का नाम होना चाहिए POJKL, जम्मू कश्मीर लद्दाख। इनफैक्ट लद्दाख पहले आना चाहिए, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर। नहीं कर सकते तो इट शुड बी POJK, क्योंकि JK हमारी स्टेट का नाम था। लेकिन आज भी अनफॉर्चुनेटली आदित्य, हमारी टॉप लीडरशिप जिनके दिल में कोई मैल नहीं है, लेकिन उनके मुंह से POK ही निकलता है। तो जब वहां से POK निकलता है तो नीचे ऑफिसर्स भी POK निकालते हैं, और फिर मीडिया वाले तो को पता ही है। अब आपका जो दूसरा जो सवाल, अभी इंट्रोडक्शन थोड़ी लंबी होगी, बट ये समझना जरूरी था कि कैसे ये हुआ, कि क्यों इस दोनों इलाकों को अलग होना चाहिए। एक तो आपने पहले ही पॉइंट कर दिया कि हमेशा चीफ मिनिस्टर वहां से बनता है, उसकी भी कॉन्स्पिरेसी आप समझिए। अगर आप 81 से पहले का सेंसस देखते हैं जम्मू एंड कश्मीर का, और नेशनल सेंसस के साथ होता था, तो हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ जो जम्मू एंड कश्मीर में थी वो 6% पर ईयर के हिसाब से बढ़ रही थी। उस टाइम नेशनल एवरेज ग्रोथ जो थी वो 8.5-9% थी। तो ठीक है, एक इलाका है जिसमें पूरा लद्दाख का इलाका खाली पड़ा हुआ था और पॉपुलेशन, और यहाँ पे मेडिकल प्रॉब्लम इश्यूज थे। लद्दाख तो आइसोलेटेड था, तो मतलब मेडिसिन और हेल्प तो 6 महीने वहाँ को पहुंच नहीं सकता था। और विद इन जम्मू एंड कश्मीर भी बहुत सारे इलाके थे जहाँ पे कुछ भी नहीं था, डिस्पेंसरी तक नहीं थी, तो लोगों के मरने का रेट भी था और रिप्रोडक्शन का जो भी था, तो ओवरऑल वो नेशनल एवरेज से नीचे चल रहा था। 81 का सेंसस होता है, और 81 सेंसस तब होता है जब शेख अब्दुल्ला को इंदिरा गांधी 1977 में शेख इंदिरा अकॉर्ड करके जम्मू एंड कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनाती है, जबकि उसकी अपनी पार्टी की एक भी सीट नहीं थी असेंबली में। तो कांग्रेस उसको सपोर्ट करती है बाहर से। तो आपने ये एग्जाम्पल भी शायद कहीं नहीं देखी होगी कि एक चीफ मिनिस्टर जिसकी अपनी कोई सीट नहीं है, उसको दूसरी पार्टी सपोर्ट कर रही है 77 में। 2 साल के बाद इलेक्शंस करके जब वो आता है, तो पहले तो वो जो हिंदू 800 से लेकर 2500 का दावा है, हिंदू नाम के जो गांव थे कश्मीर में, सबको ओवरनाइट उनका नाम बदल दिया जाता है। तो अगर कोई रामपुरा है तो वो इस्लामपुरा बन जाता है, और पूरे 800, एक कंजर्वेटिव एस्टिमेट है, 2500 तक का चलता है। और उसके बाद सेंसस होता है 81 का, और उस सेंसस में सडनली JNK की जो ग्रोथ है वो 2020s में चली जाती है, 6% के बजाय 26-27% पे ग्रो कर रही है। और इंडिया की ग्रोथ वही 9-10 के आसपास ही है, और उसकी जो ग्रोथ की जो सेंटर है वो कश्मीर में है। तो शेख साहब के आने के बाद कश्मीरियों को कुछ ऐसी दवाई मिली खाने की कि वो धड़ाधड़ बच्चे पैदा करने लगे, और किसी ने नहीं पूछा कि ये जो आउटलायर टाइप ग्राफ बन रहा है ये क्यों बन रहा है। नोबडी बॉदर्ड, बिकॉज़ नोबडी वांटेड टू अपसेट कश्मीर। उसके बाद फिर सेंसस नहीं हुआ, टेररिज्म शुरू हो गया 91 का, फिर 2011 में उन्हीं फिगर्स को ऊपर इन्फ्लेट किया गया। तो हुआ क्या कि आज की डेट में पॉपुलेशन जम्मू प्रोविंस की ज्यादा है, लेकिन सीट्स कश्मीर में ज्यादा है, क्योंकि उनकी ऑन पेपर पॉपुलेशन ज्यादा है। तो जब आप
अभी तो इन्होंने सीट को थोड़ा सा नैरो किया गैप को। पहले तो सीट डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी थी कि जम्मू की सारी सीट से एक पार्टी जीत जाए तो भी चीफ मिनिस्टर वहीं का बनेगा। ओनली टाइम गुलाम नबी आजाद बने थे बीच में, जो कि डोडा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, जो सो कॉल्ड टेक्निकली जम्मू के चीफ मिनिस्टर बने, तो उनका भी बचपन पढ़ाई लिखाई सभी कश्मीर में हुआ है। तो एक तो ये नाइंसाफी हुई कि सेंसस के डाटा फज किया गया, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों के मैनिफेस्टो में था कि ये 2011 का जो सेंसस है फ्रॉड है। और अनफॉर्चुनेटली जब सीटों की डिलिमिटेशन की गई इलेक्शन से पहले, तो उसी डेटा पे किया गया, तो पावर उनके पास ही रही। एरिया वाइज आप देखो तो 70% लद्दाख का टेरिटरी थी, किसी ने उनका ध्यान नहीं दिया। और फिर हमारे पास ऑलमोस्ट 20% के आसपास जम्मू था और 12-13% कश्मीर बचता था। आज क्योंकि लद्दाख निकल गया, तो आज भी एरिया वाइज जम्मू कश्मीर से काफ़ी बड़ा है, टेरिटरी वाइज, पॉपुलेशन वाइज, दोनों तरफ से। और फिर इन्होंने क्या किया कि एक तो ये पॉपुलेशन फिगर्स फज कर दी, और दूसरा इन्होंने ये कमाल किया कि ये जो स्टेटहुड आप जैसे बात कर रहे थे, जो गवर्नर रूल बना, जब 370 हटा तो दरबार मूव वगैरह बंद कर दिया गया, बिकॉज इट वाज अ वेस्टेज ऑफ टाइम एंड सोर्सेज। तो इन्होंने एक तो अपनी पॉपुलेशन ज़्यादा दिखाई, उसके बाद ट्रेन्स भर भर के रोहिंग्यास को जम्मू में बसाया। कहाँ बर्मा, बीच में बांग्लादेश, फिर वेस्ट बंगाल, फिर बिहार, फिर यूपी, अब गिनते जाओ। तो रोहिंग्यास को जेएनके में क्यों आना है? उनको जेएनके में क्या करने आना है? अगर उनको लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है तो फिर कश्मीर में जाते ना, जम्मू में बसा दिए, रोहिंग्यास भी बसाए, बांग्लादेशी भी बसाए, और जो फ्रिंज एलिमेंट्स थे कश्मीर में उनको उठा उठा के यहाँ पे जमीनें हुर्रियत ने फाइनेंस करके जम्मू के आउटस्कर्ट्स पे पूरा बिठाया। बिकॉज जम्मू प्रोविंस जो है आज की डेट में अराउंड 60% हिंदू है, लेकिन हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जम्मू में, वो जो 60% पॉपुलेशन जो हिंदू दिखती है, मेजॉरिटी दिखता है कहने को, वो सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट्स में महदूद है, सारी की सारी 6 डिस्ट्रिक्ट 10 में से मुस्लिम डोमिनेटेड है। तो जब हम जम्मू डिमांड करते हैं सेपरेट, और लोग हमें कहते हैं आप लोग कम्युनलिज्म की बात करते हो, तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि भाई साहब 10 में से 6 डिस्ट्रिक्ट जम्मू के मुस्लिम डोमिनेटेड हैं, और 4 जो हैं वो हिंदू डोमिनेटेड हैं, और हम सारे हिंदू और मुस्लिम मिलके जम्मू अलग करना चाहते हैं। बिकॉज जो जम्मू के मुस्लिम हैं उनको भी उतना ही विक्टिमाइज किया गया जितना जम्मू के डोगरों को किया गया। और हम जब डोगरा कहते हैं तो डोगरा में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनफैक्ट जो भारत की डाइवर्सिटी की बात होती है ना, वो आपको जम्मू में उसकी एक गुरखा से लेके जैन, बौद्ध सब मिलेंगे। आप पीर पंजाल क्रॉस करके उधर जाइए तो आपको एक रिलीजन मिलेगा, वो है कश्मीर का। तो हमारी दोनों इलाकों का आपस में कोई मेल मिलाप है ही नहीं, ना हमारी ट्रेडिशन मिलते हैं, ना हमारी लैंग्वेज मिलती है। लोगों ने वो बोगी भी चलाने की शुरू की कि हम जुड़े हुए थे। जब मैंने को पूछा हिस्टोरिकली बताओ, हमारी तो सड़क ही नहीं थी, हमारी तो टर्न ऑफ 20th सेंचुरी तक जम्मू और कश्मीर में रोड कनेक्टिविटी नहीं थी। तो जब सड़क ही नहीं है, आने जाने का रास्ता ही नहीं है, लैंग्वेज आपकी टोटली अलग है, और तब अभी इतनी कन्वर्जेंस नहीं हुई थी जितनी अभी तो कश्मीर पूरा ही प्रैक्टिकली मुस्लिम इस्लामिक है, और वो देवबंदी हैं। जम्मू के मुसलमान बरेलवी हैं, जो जम्मू के गुज्जर बकरवाल हैं, मोस्ट ऑफ द नेशनलिस्ट। तो जम्मू की डिमांड में रिलीजन का कोई गेम नहीं है। जम्मू की डिमांड में एक इलाका जिसको पहले पंजाब की मिलिटेंसी की गर्मी की सहनी पड़ी, पूरी बर्दाश्त करनी पड़ी जब पंजाब में मिलिटेंसी होती रही, फिर इसने कश्मीर, कैसे हम सहते हैं, कश्मीर में पत्थर चलता था, वहाँ इंटरनेट बंद होता था, तो जम्मू में इंटरनेट बंद कर देते थे। क्यों? कि अगर कश्मीर में बंद किया और जम्मू में नहीं किया तो कश्मीरियों को बुरा लगेगा। ये सोच है, ठीक है। यहाँ अमरनाथ यात्रा का एजिटेशन हुआ कि जगह नहीं दे रहे थे कश्मीरी, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे कश्मीरी, तो जम्मू में बड़ा पूरा ब्लॉकेट हो गया। तो उन दिनों ईद आई, तो उस ईद के लिए भेड़ू और बकरियां और गैस सिलेंडर्स एयरलिफ्ट किए गए कश्मीर में फेस्टिवल के लिए। यहाँ तो ऐसे इंस्टांस है कि फ्लड एरिया में फ्लड आ गया और लोगों को खाने नहीं मिलता 10 दिन। आजकल तो एनडीआरएफ है, इस सरकार के नीचे बड़ा चेंज हुआ है, पर मैं उन दिनों की बात कर रहा हूँ जब ये सरकार नहीं थी। और हमारी जब कम्युनिटी नहीं है, उसका सबसे बड़ा एक स्टार्क आपको एग्जांपल मैं बताता हूँ। भारत में बहुत सारी स्टेट्स हैं जिसके ऐसे खंड हैं जो आपस में कटे रहते हैं। हिमाचल में आप जाइए, लाहौल स्पीति वर्चुअली कटा रहता है रोहतांग टनल बनने से पहले, और टनल बनने के बाद भी क्या हुआ, लाहौल से कनेक्ट हो गया। स्पीति आज भी नहीं जा सकते आप, बिकॉज कुंजमला के नीचे टनल नहीं है, और आपको रामपुर से होकर आना पड़ता है, वो रास्ता लैंड वो स्लाइड प्रोन है।
अरुणाचल प्रदेश ऐसी स्टेट है जिसमें कैपिटल सिटी से दूसरी सिटी में जाने के लिए पहले आपको असम आना पड़ता है और फिर आपको वापस री एंटर करना पड़ता है। तो मैं कहने का मतलब है कि यहाँ बहुत सारी स्टेट्स हैं जहाँ पे ज्योग्राफी इतनी खराब है कि स्टेट्स की टुकड़े विभिन्न टुकड़ों के बीच में मेल मिलाप नहीं हो सकता। ठीक है, तो दिस इज नॉट समथिंग वेरी वेरी अनकॉमन। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पीर पंजाल है जिसके नीचे सुरंगें खुली पड़ी हैं, जोहार टनल है, अभी नया रेलवे जा रही है, सब हो रही है। एंड देन जम्मू का डायरेक्टरेट हर डिपार्टमेंट का अलग है, कश्मीर का डायरेक्टरेट अलग है। हर स्टेट में एक डायरेक्टर एग्रीकल्चर होता है, एक डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर होता है, एक डायरेक्टर टूरिज्म होता है, एक डायरेक्टर एजुकेशन होता है। यहाँ पे जम्मू हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर अलग, कश्मीर हॉर्टिकल्चर का डायरेक्टर अलग, एजुकेशन जम्मू डायरेक्टर अलग, ऊपर कमिश्नर सेक्रेटरी। आपने ऐसा अरेंजमेंट कहीं देखा है? तो कॉन्स्टिट्यूशनली भी आप देखिए, ये जिसने ये अरेंजमेंट किया, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल से लेकर स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल सारे शामिल हैं, ये सामने लगता है कि एक जबरदस्ती की शादी कराई गई, उसकी वेल्डिंग की गई आपस में। इतनी ज्यादा डिस्पैरिटी है। और जब जैसे अभी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेटहुड का मतलब है कि हमें फुल पावर दे दो, गवर्नर को यहाँ से निकाल दो, ये कर दो, क्योंकि वो चाहते हैं वो वही नंगा खेल खेलना जो पहले खेलते थे। तो पहले क्या होता था कि 100 रुपया वहां से आता था, उसमें से 70 से 80 रुपये कश्मीर में लग जाते थे, 10 से 15 रुपये जम्मू में लगते थे, और 2-3 रुपये बचे खुचे जो खुर्चन होती थी वो लद्दाख में जाती थी। जब 370 टूटा तो अभी क्या हुआ, अभी क्या सीन होता है कि क्योंकि 2 अलग-अलग डायरेक्टरेट्स हैं, 2 अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वर्चुअली इस स्टेट में हर चीज़ के 2 डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के 2 डिपार्टमेंट हैं। तो इनिशियल एलोकेशन बिल्कुल सही होती है, ऑलमोस्ट 50-50। 100 रुपये आया, 50 रुपये कश्मीर के डायरेक्टरेट को लग गया, 50 रुपये जम्मू के डायरेक्टरेट को लगा। तो सारे खुश हैं, दिल्ली भी खुश है, यहाँ भी खुश हैं, लोग भी खुश हैं। थोड़े महीनों में क्या होता है, कश्मीर में कोई फिल्म फेस्टिवल हो गया, फिल्म में कोई फैशन शो हो गया, कश्मीर में G20 हो गया, कश्मीर में कोई वर्ल्ड ट्रेड कॉन्फ्रेंस हो गई। हाँ, तो उन्होंने अपना पैसा खर्च दिया 2 महीने के अंदर। अब टूरिज्म है, कश्मीर टूरिज्म ने पैसा खर्च दिया, और जम्मू टूरिज्म क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, कोई केयर ही नहीं करता, तो उसके पैसे कोई थोड़े 50 में से हो सकता है कोई 5-7 रुपये खर्चे किए होंगे, तो उसके में से 20 या 30 रुपये उठा के कश्मीर को दे दिए जाते हैं। बिकॉज जो कंट्रोलिंग हेड है दोनों डायरेक्टरेट का, जो कमिश्नर है वो एक ही है, उसके बाद मिनिस्टर भी एक ही है। तो मैं टूरिज्म की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, मानसर के प्रोजेक्ट बड़ा फेमस यहाँ पे लेक है, 22 करोड़ रुपया आया दिल्ली से स्पेसिफिकली फॉर मानसर डेवलपमेंट, लगा 2.5 करोड़, और 19.5 करोड़ कश्मीर में शिफ्ट हो गया। और इसमें मैं ब्लेम करता हूँ हम जैसे लोगों को खुद, जो ये मॉनिटर नहीं करते कि पैसा कितना आ रहा है। पैसा देखो, जो ब्यूरोक्रेट आपको बैठा हुआ है, जम्मू में डायरेक्टर है, वहाँ डायरेक्टर है, उसको भी नौकरी करनी है, उसको अपनी लाइफ चलानी है, उसके ऊपर उसका बॉस बैठा है, वो तो मुंह खुलेगा नहीं। हम लोग विजिलेंट नहीं है, हम लोग अपना जो जैसे एक पंचायत का काम है, एक DDC का काम है, एक BDC का काम है, वो चीजें तो अब आनी शुरू हुई ना। DDC के इलेक्शन, BDC इलेक्शन तो अब हुए हैं, पहले तो थे ही नहीं। तो इनको आदत ही नहीं है। हमारे जो पंचायत के, सरपंच के, डेवलपमेंट काउंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो नॉन ऑफिशियल मेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको एक्चुअली दे आर नॉट यूज्ड टू मॉनिटरिंग कि DC साहब को पूछ लें। अब धीरे धीरे आ रहा है। और जो हमारी लीडरशिप है किसी भी पार्टी की, जम्मू की जो लीडरशिप बनी वो सारी की सारी डिसअपॉइंटिंग है। आज जम्मू की 2 सीट्स हैं जो बीजेपी जीतती है मोदी साहब के नाम पे। आप जो हमारे MPs हैं उनको अगर यहाँ का म्यूनसिपैलिटी का इलेक्शन लड़ा दो और अगर जीत जाएं तो हम काफ़ी लोगों को शॉक लगेगा। तो ये हमें अपनी गलती माननी पड़ेगी। हमारी गलती ये है कि हमारे में यूनिटी नहीं है। हम यहाँ पे जो डोगरा करके, जैसे मैंने कहा, डोगरा इज ए वेरी ऑल इनकम्पासिव वर्ड, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, और हिंदुओं में भी राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अपना वैश्य, शुद्ध सब एक हैं। उनमें वर्टिकल्स कटे हुए हैं। और कश्मीरी जो श्रूड माइंड है उनका, पढ़े लिखे लोग हैं, उनका इंटेलेक्ट हमसे ज्यादा है। बिकॉज डोगरा आर बेसिकली देयर फाइटिंग कम्युनिटी। तलवार पकड़ा दो और लड़ते हम लड़ते तो आए हैं शुरू से, चाहे बॉर्डर को एक्सपैंड करते रहे या बचाते रहे। कहते हैं ना, जम्मू के आगे निकलो तो आपको नेक्स्ट नॉन मुस्लिम इलाका यूरोप में दिखता है। हम फ्रंटियर हैं सनातन के, हमारे आगे सनातन नहीं है, लोगों को रियलाइज नहीं होता। उसके लिए हमने लड़ाइयाँ लड़ी ना। हमारे यहाँ मंदिर बने ना, हमारे यहाँ लाइब्रेरीज बनी ना, पढ़ने लिखने का कल्चर आया। ये प्रॉब्लम है। और उस तरफ के लोग हैं, एंशिएंट सिविलाइजेशन है, सारे कन्वर्ट हुए अपने आप को आज मुस्लिम कहते हैं, पर फैक्ट रिमेन्स कि उनकी 3rd-4th जनरेशन पहले सारे पंडित थे, पढ़े लिखे लोग थे। तो जीन्स में
एक शार्पनेस उनकी है एंड हमें उसको मानते हैं, लेकिन उस शार्पनेस को अब किसी का भी प्रोपेगेंडा, आईएसआई के कह लो, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिशियंस का कह लो, अपीसमेंट पॉलिसी कह लो, वो उल्टी तरफ चल पड़ा। ऐसा उल्टी तरफ चला कि उसका अंजाम अभी तक हम 87 से लेके अभी पहलगाम तक हम भुग चुके हैं, और अभी भी 2-3 ऑपरेशन कश्मीर में एज वी स्पीक चल रहे हैं। तो आपकी फंड्स वहां चले गए, आपकी फुल अटेंशन सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके इंटरनेशनल लेके सारे की सारी कश्मीर के अंदर। आपने जम्मू की टूरिज्म, एक ही पहाड़ है उसके उस तरफ फिल्म की शूटिंग हो रही है और इस तरफ कुछ सड़क नहीं है। कभी हो सकता है? नेचर इतना इनजस्टिस नहीं करती कि एक पहाड़ के एक तरफ इतनी खूबसूरती कर देगी कि आप पागल हो जाओगे, और दूसरी तरफ बिल्कुल ही इसको ऐसे नहीं होता। वो जो मीडोज हैं ऊपर आप चढ़ते हो जब टॉप पे पहाड़, तो ऐसे दिखते हैं, लेकिन जब ऊपर जाओगे तो मैदान होते हैं। तो गुलमर्ग का मीडो इंटरनेशनल मीडो है, हमारे 7 लेक पुंछ में वो मीडो नहीं है। भद्रवाह और किश्तवाड़ के जो हमारे इलाके हैं वो अच्छे नहीं है, वो इतने खूबसूरत हैं, अगर आप जाके देखेंगे, लेकिन जाएंगे कैसे आप? थोड़ी सी बारिश होगी, बर्फ पड़ गई, रास्ता बंद हो जाएगा। और फिर दूसरा इशू जो बना कि जो कश्मीर के अंदर टेररिज्म स्टार्ट हुआ, वो धीरे धीरे करते करते जम्मू में फैला 90s में, और वो हिस्ट्री में लोगों को याद ही नहीं है कि डोडा में कितने लोगों को मारा गया, बसों से उतार के मारा गया, शादी की बारातों को रोक के मारा गया। रियासी में तो पूरे गांव को कुल्हाड़ियों से मारा गया कि गोलियां ना वेस्ट करनी पड़े, और 3 दिन के बाद पता चला था लोगों को कि वहाँ कत्ल हो गए, सारे खत्म हो गए। तो ये चीजें तो आई नहीं, बिकॉज फोकस कश्मीर कश्मीर कश्मीर। तो हमने ये खमियाजा क्यों भुगता? हम अगर अपनी लगी स्टेट होती, हमारी बाउंड्री कश्मीर के साथ होती पीर पंजाल पे, तो वहाँ की जो टेररिस्ट वाली जो हरकतें हैं, क्योंकि देखो आइडियोलॉजी ट्रेवल करती है, आइडियोलॉजी कहीं नहीं रुकती, उसको आप रोक नहीं सकते, लेकिन जब सिस्टम उसे आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है तो फिर वो आइडियोलॉजी स्ट्रांग हो जाती है। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी जो इंडिया में आई हुई है हमें सबको पता है ना, लेकिन किसी लेवल पे आके यहाँ पे हमने अपनी नसें टाइट की हुई हैं इनकी, इसलिए इंडिया के अंदर पाकिस्तान छोटे छोटे तो बने, लेकिन इंडिया पाकिस्तान नहीं बना। और इमेजिन कीजिए कि यहाँ एक ऐसी सरकार हो जो उसी आइडियोलॉजी को बढ़ावा दे, तो भारत को पाकिस्तान बनने में कितना टाइम लगेगा? तो सेम थिंग ये हुई जम्मू कश्मीर में। जो सरकार जो कश्मीर की थी, उन्होंने हमेशा अपने आप को आइडेंटिफाई किया सेपरेटिस्ट के साथ, और जब वो आइडियोलॉजी पीर पंजाल से उछल के इधर को आने लगी, तो वो सिस्टम तंत्र वैसा था कि उसने उसको सपोर्ट किया। OGWs बने, अरेस्ट करके लोगों को छोड़ दिया गया। यहाँ हमारे लोग, देखो टेररिज्म स्टार्ट होता कश्मीर में, बड़ा हल्ला मचा, सब कुछ हुआ, और बंदूक उठाई हम लोगों ने। BDG जो हमारे विजिटल डिफेंस ग्रुप्स हैं वो जम्मू में है, कश्मीर में क्यों नहीं है? क्योंकि जम्मू में हमें समझ आ गई भैया खुद ही लड़ना पड़ेगा, खुद ही मरना पड़ेगा, कोई नहीं आने वाला। यहाँ का तंत्र जो है आपकी सपोर्ट नहीं करता था 2019 से पहले। अभी लॉ एंड ऑर्डर BLG साहब के पास है, तो बड़ा फर्क है। तो सिक्योरिटी की तरफ से देखें आप, तो हमें मार लगी, फाइनेंस की तरफ से, डेवलपमेंट की तरफ से। हम जम्मू एंड कश्मीर में हिंदूज माइनॉरिटी में है, जम्मू प्रोविंस में मेजॉरिटी में है, लेकिन ओवरऑल मोर देन 70% ऑफ स्टेट इज मुस्लिम, और माइनॉरिटी की सारी स्कॉलरशिप मुस्लिम्स लेते हैं। देखो हम यहाँ माइनॉरिटी में है ना, तो हमारे बच्चे जाने चाहिए ना। आप चंडीगढ़ कॉलेज में जाके देखें, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है मोहाली में, आप देखिए वहाँ की कौन पढ़ता है वहाँ पे आके, स्कॉलरशिप फ्री में एजुकेशन। तो आंखें कुछ ऊपर वालों ने बंद कर ली और कुछ हम नहीं बोले, क्योंकि हमारे क्या वो जो सोल्जर स्पिरिट जो है वो हमें ये कहता है कि नेशन फर्स्ट, नेशन फर्स्ट। हमारे दिमाग में ये कीड़ा था कि भाई कश्मीर में प्रॉब्लम चल रही है, पंजाब की अभी हटी है थोड़ी सी, कश्मीर में स्टार्ट हुई, हम बीच में बोल पड़ेंगे तो भारत सरकार के लिए प्रॉब्लम शुरू क्रिएट हो जाएगी। तो हम नहीं बोले और हम विक्टिमाइज होते गए। आप देखिए अभी नायब तहसीलदार के यहाँ पे पोस्ट निकली, उसमें उर्दू कंपलसरी कर दी। उर्दू पहले तो JNK की लैंग्वेज नहीं, कश्मीर की तो बिल्कुल नहीं। उर्दू का कोई मतलब नहीं जम्मू एंड कश्मीर के साथ। सिखों के राज के टाइम पे जहाँ पे फारसी पढ़े, पर्शियन लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज थी सिख एम्पायर की, लेकिन अब क्या कि एक लैंग्वेज को अपने एक रिलीजन से जोड़ा, और हमारे पूरे रेवेन्यू रिकॉर्ड यहाँ पे उर्दू में, जो तहसीलदार भी नहीं पढ़ सकते। तो उसमें जो घपले होते हैं वो तो अलग ही हिस्ट्री है, वो तो कितनी बातें करें उसके बारे में। तो अभी 2025 में पोस्ट निकलती है नायब तहसीलदार की, और उससे में लिखा था कि उर्दू कंपलसरी। दैट मीन्स जम्मू को तो आपने पहले सुपड़ा साफ कर दिया कि अप्लाई नहीं कर सकते आप। शोर मचा, हल्ला मचा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया, स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ। यहाँ की जितनी रिक्रूटमेंट, हर दूसरे दिन पेपर लीक, किसी में घपला, किसी का स्टे लगा हुआ है। डेली वेजर्स, वाटर जो PHE होता है, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, पानी वाली जो डिपार्टमेंट है, और जो बिजली वाले हैं, डेली वेजर्स दोनों जम्मू और कश्मीर में थी, सेम सरकार ऊपर बैठी हुई थी। एक दिन डिसीजन हुआ और कश्मीर के सारे डेली वेजर्स को परमानेंट कर दिया गया, परमानेंट एम्प्लॉय बना दिया गया। और जम्मू के सारे आज 15 साल से
डेली वेजर ही हैं। तो इतनी लंबी लिस्ट है आदित्य कि अगर इसको ढूंढने लगे तो आपके दर्शक भी बोर हो जाएंगे कि क्या रोने लग गए। बट थिंग इज कि ये फैक्ट्स हैं। और हमारी लीडरशिप जो यहाँ के चुन के दिल्ली में बैठ के जाके कोई मिनिस्टर बन के बैठा, कोई एमपी बन के बैठा, और जो यहाँ पे जब जहाँ पे सरकारें थी तो यहाँ भी मिनिस्टर थे, दे आल्सो फेल्ड मिजरेबली। तो वी ऑल हैव फेल्ड। लेकिन एक आपने स्टार्टिंग में जो सवाल पूछा उसका एक पहलू ये था कि रिपकशंस क्या है। भारत में लोगों को ये समझाया जाता है, बताया जाता है कि अगर जम्मू से कश्मीर अलग हुआ तो कश्मीर तो निकल गया हाथ से। ये आप बड़ा इंटेलेक्चुअल सर्कल्स में टॉप आईएएस ऑफिसर के मुंह से सुनेंगे। तो मैं उनको पूछता हूँ, भैया ये बताओ, जम्मू मैं डोगरा हूँ, मैं अगर कश्मीर जाता हूँ कल और वहां लेक्चर देने की कोशिश करता हूँ तो मुझे आधे या पौने घंटे में गोली मार दी जाएगी। अगर मैं वहां तिरंगा तो भी चलना शुरू हुआ ना, 4 साल पहले तो तिरंगा भी नहीं चलता था, और आज भी तिरंगा चलता तो सिक्योरिटी के कॉर्डन के अंदर ही चल रहा होता है, वो सबको पता है, ऑप्टिक्स होती हैं। चलो चेंज आया है, बट आज भी आप धड़ल्ले से अपनी गाड़ी के ऊपर इंडियन आर्मी का स्टिकर लगा नहीं घूम सकते अकेले। आपने एयरपोर्ट के ऊपर देख लिया वो तमाशा जो उस दिन हुआ, उनकी जो साइक है ना, जब वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप फोर्सेस से हो और अकेले हो और वल्नरेबल हो, फैमिली साथ में, तो वो आपको छोड़ते नहीं। तो इसका मतलब ये है कि आपका मतलब डोगरों का कश्मीर के ऊपर इन्फ्लुएंस जीरो। हम वहां जाके कुछ चेंज नहीं कर सकते। हम तो वहां जमीन नहीं खरीद सकते, कोई बेचता ही नहीं। और जो डोगरे पुराने रह रहे हैं उनको गोली मारते रहते हैं चुन चुन के। जब बाहर का कोई नहीं मिलता, गोलगप्पे बेचने वाला बेचारा कोई भैया नहीं मिलता, तो डोगरा या कश्मीरी पंडितों को उड़ाते रहते हैं जो उनके अपने हैं। तो हमारा कोई इन्फ्लुएंस नहीं उनके ऊपर। जब हमारा इन्फ्लुएंस ही नहीं है उनके ऊपर, तो उनको काटने से क्या फर्क पड़ेगा। अब इसको उल्टा करके देखें, कश्मीर हमें कंट्रोल करता है। जैसे मैंने आपको कहा, जम्मू की डेमोग्राफी चेंज करने की कोशिश की, ट्रेन भर के एक मिनिस्टर कांग्रेस का ट्रेन भर के वो यहाँ पे रोंगिया लेके आया, क्योंकि वो कांग्रेस और एनसी की मिलीजुली सरकार थी, पीटीपी इनके सब यहाँ मिलीजुला चलता रहता है। तो कश्मीरी पूरे जम्मू को कंट्रोल करते हैं। अगर आप अलग करोगे तो जम्मू फ्री हो जाएगा, कश्मीर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कश्मीरियों को नुकसान हो जाता है, उनकी लीडरशिप को मिर्च ये लग जाती है कि वो जम्मू को जो पैसा खाते हैं। आपको पता है जम्मू एंड कश्मीर बहुत फेमस है टूरिज्म के लिए ना, लेकिन अगर आप काउंटिंग करोगे सबसे बड़ा फुटफॉल वैष्णो देवी का है। जम्मू कश्मीर में हम कहते हैं 2 करोड़ सैलानी आए, उसमें से 60-70% वैष्णो देवी आते हैं। और वो आप फिगर्स में डाल के दिखाते हो कि सब ठीक ठाक है, और फिर उनको आप अभी रेलवे हो गया, और वो जम्मू से श्रीनगर 12 घंटे लगते थे, अभी 5 घंटे लगते हैं। तो अभी वो सारे क्राउड जनरली लोग जो वैष्णो देवी आते हैं कहते चलो लगे हाथ हम श्रीनगर भी कश्मीर भी घूम के आ जाते हैं, तो उस तरफ फ्लो होना शुरू हो गया। तो जो सेंटर या श्राइन पूरी दुनिया से टूरिस्ट लेके जम्मू में आती है, उसको आप उसके नीचे कटरा टाउन को डेवलपमेंट करो। उधर की जो इनकम होती है, जब एक टूरिस्ट आता है ना, जो एंटर करता है स्टेट में, चाहे बाई एयर आए, चाहे बाई रोड आए, बस में आए, वो हर पहलू पे पैसे खर्चता हुआ आता है। चाहे गोलगप्पे खाए, चाहे बल्ले खाए, चाहे हमारी कलाड़ी खाए, एक इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करता है। लेकिन जब टैक्सेशन की बारी आती है तो अगेन जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी आजकल नेट पे सब अवेलेबल है। द हाईएस्ट जो टैक्स इनकम टैक्स कलेक्शन है JNK की, वो जम्मू में है। 80% ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैपेंस इन जम्मू, और 80% ऑफ दैट इनकम इज स्पेंट इन कश्मीर। तो ये कितना इक्वल कर रखा है ना, 80% यहाँ से उठाओ और 80% यहाँ खर्चो, बोले 80-80 तो है, बराबर हो गया। तो कुछ हमारी बेवकूफ़ियाँ रही, कुछ ये हुआ। तो अभी मेरा ये सिंपल सी कहानी है कि कश्मीर 90s के बाद फोर्सेस के कंट्रोल में है। कश्मीर जो बचा हुआ है और जो हालत सुधरी हैं, उसमें फोर्सेस का बहुत बड़ा हाथ है। और जब LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन आई, उन्होंने काफ़ी इम्प्रूव किया। ब्यूरोक्रेसी ने जो चेंज करनी चाहिए थी, ब्यूरोक्रेसी चेंज हुई नहीं, बट थोड़ी बहुत हुई, तो फ़र्क पड़ा। जम्मू का कोई रोल नहीं है कश्मीर को स्टेबलाइज करने में, हमारी वहाँ कोई नहीं सुनता भाई। तो कोई ये कहे कि जम्मू को काटने से कश्मीर हाथ से निकल जाएगा, तो ये एक उन लोगों को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आप ये कहना चाहते हो कि कश्मीर क्योंकि 98% मुस्लिम है, 99% मुस्लिम है, तो मिजोरम की डेमोग्राफी चेक कर लो, 98% वहाँ क्रिश्चियंस हैं। तो हमारे सो कॉल्ड सेकुलर कंट्री में और यहाँ पे डाइवर्सिटी पे हमको प्राइड है। तो ऐसा क्या है कि हमें क्रिश्चियन स्टेट मंजूर है, हमें इस्लामिक स्टेट मंजूर नहीं है। और आप उसको स्टेट क्यों बना रहे हो? आप यूटी बना के रखिए। कल को आप कह रहे हो हमने POJ लेना है, तो जब POJ लोगे आप, तो कश्मीर तो वैसे पीछे चला जाएगा, तो बिल्कुल इंटीरियर में आ जाएगा।
और वो उसमें पहाड़ी पॉपुलेशन आ जाएगी, लद्दाखी आ जाएंगे, गिलगित बल्तिस्तानी आ जाएंगे। तो ये एक शगुफा है जो इस इनएक्शन को जस्टिफाई करता है कि नहीं जम्मू। जो मुझे अंदर की खबर पता है वो ये है कि 2019 में जब लद्दाख को अलग किया गया, उस टाइम प्रपोजल ये भी था कि जम्मू को भी अलग कर दिया जाए। लेकिन यहाँ की पॉलिटिकल चैनल इतना वीक है कि यहाँ की जो लोकल बीजेपी, लोकल आरएसएस की दिल्ली में कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ की जो फीडबैक है वो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले देते हैं होम मिनिस्ट्री में, और इंटेलिजेंस ब्यूरो की काबिलियत में बात नहीं करना चाहता, वो हमारी एक सिस्टर एजेंसी थी एएस दुर्लत, उसकी एक छोटी सी एग्जांपल है कि वो क्या बताते हैं, उनको कितना पता है। तो उस फीडबैक के ऊपर उनको बताया गया कि नहीं जम्मू को अलग करोगे तो आग लग जाएगी। क्या आग लग जाएगी? वो टाइम था जब लद्दाख अलग हुआ, पूरे JNK में कर्फ्यू लगा हुआ था, इंटरनेट कटा हुआ था, 3-4 महीने में सब सेटल हो गया, डेवलपमेंट काम स्टार्ट हो गए। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस कर दी इन्होंने। अनफॉर्चुनेटली एक पॉइंट जिस पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज सहमत हैं जम्मू एंड कश्मीर में, बीजेपी, कांग्रेस, PDP, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जमायत इस्लामी, सारे, वो ये है कि जम्मू और कश्मीर को अलग नहीं करना। तो अभी अगर आप पूछें कि क्या सड़क पे जम्मू पे कोई पोस्टर दिखेगा आपको स्टेटहुड का? एक पहले चला था मोर्चा, स्टार्ट हुआ था, फिर वो डाइड इज ओन डेथ। अमरनाथ यात्रा का जब चला था, बड़ा तगड़ा एजिटेशन हुआ था, जम्मू ने यूनिटी दिखाई थी, वो पूरे देश ने उसको नोटिस किया था, वो भी फिर खत्म हुआ। तो स्टेट पे आपको कोई स्लोगन जैसे होता है ना, कश्मीर में जाओ तो वहाँ लिखा था फ्रीडम, आज़ादी, हमें क्या चाहिए आज़ादी, वो जो बक है, वो ऐसा आपको जम्मू में नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ये कहे कि क्योंकि जम्मू में कोई पोस्टर नहीं लगा हुआ और जम्मू में कोई जुलूस नहीं निकल रहा है, इसका ये मतलब है कि जम्मू वालों को की डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। इंटेलेक्चुअल सर्कल में ये बात काफ़ी गर्मी से फैल रही है, और हम लोग एक्चुअली काफ़ी जल्दी आप शायद देखेंगे कि, क्योंकि वही बात आती है कि जब भी देश पे बनाती है ना, तो हम पीछे हट जाते हैं। हमें पता है कि इस टाइम जो 0.5 फ्रंट बहुत एक्टिव है देश के अंदर। हमें ये पता है कि यूएसए पूरी रजीम चेंज करने की कोशिश कर रहा है, काफ़ी बातें घूम रही हैं, हमको पता है एनडीए को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आरएसएस में फूट डालने की कोशिश कर रही है। इस टाइम हम लोग फिर अगेन वही बात आती है कि नेशन फर्स्ट, जिसको लोग अप्रिशिएट नहीं करते, लेकिन हम लोगों ने एक कंसिडर्ड व्यू लिया हुआ कि अभी थोड़े चुप रहते हैं, इतना दिन सहा लिया और सहा लेते हैं थोड़े दिन, एक बार ये सेटल हो जाए। जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स चल रही है हमारे देश के खिलाफ, जो हमारे अंदर पार्लियामेंट में जो बकवास हुआ है, आपने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। तो ये इंडिकेशंस हैं कि बांग्लादेश टाइप का एक यहाँ पे स्वांग रच के कुछ होने करना चाहता है अमेरिका से। ये हम उस आग में और उसको बढ़ाना नहीं चाहते। तो ठीक है, 1 साल 1.5 साल निकलेगा, ग्राउंड पे हमारा अपना काम चल रहा है, हम लोग आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है, इनको टाइम लगता है। मे बी एक बार जब इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स, सब कॉन्टिनेंट की रियल पॉलिटिक्स थोड़ी स्टेबलाइज हो जाएगी, और ईश्वर वो दिन हम सबको दिखाए, फिर आपको जम्मू में जुलूस निकलते हुए दिखेंगे, आपको यहाँ की स्पीचेस भी सुनाई देंगी, और फिर वो सरकार को सुनना पड़ेगा। क्योंकि आप हमें इतने विक्टिमाइज करते जाओ, इतना रगड़ दो कि उधर गोली चली तो यहाँ नट काट दिया, वहाँ उनको ये पसंद नहीं आया तो यहाँ कर दिया। तो अगर आप यही करते रहोगे तो जो लोग वेल मीनिंग लोग हैं ना, नेशनलिस्ट यहाँ पे, और आप कश्मीरियों को अलाउ करोगे कि वो यहाँ पे रोहिंग्यास को लेके भी आए, वो उनको बांग्लादेशियों को लेके भी आए, और पहाड़ों से उतार के दूसरी कम्युनिटीज को लेके जम्मू में बिठाएं, तो यहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे भागेगी नहीं कश्मीरियों की तरह। हम लोग भागते कभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, बच्चे हमारे बाहर जाने शुरू हो जाएंगे, हमें लगेगा कि यार इनका यहाँ फ्यूचर नहीं है। अगर उर्दू पढ़ के आपको तहसीलदार लगना है तो इट्स बेटर यू गो एंड प्रिपेयर फॉर यूपीएससी और यू प्रिपेयर फॉर समथिंग एल्स। तो जैसे वो होगा जो कि एक डिकेड में होगा, तो फिर क्या होगा, जो जम्मू में आपको सेफ्टी मिलती है कि आपकी फौज की गाड़ी निकलती है, लोग सलूट मारते हैं, गाड़ी जैम लग गया तो पानी पिलाने और खाना खिलाने लोग आ जाते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। फिर जैसे आप कश्मीर में 3 गाड़ियां लेके और LNG लगा के चलते थे, वही सीन आपको जम्मू में। तो आप इमेजिन कीजिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट जोन जो आज जम्मू एंड कश्मीर की 10-15% एरिया में फैली हुई है, उसको आप जब पूरी ब्लो अप कर जाएगा, तो उस टाइम आप पछताओगे कि ये क्या हो गया। और फिर थिंक टैंक देखिए हमारे यहाँ ऐसे हैं, एक थिंक टैंक ये कहता है कि भाई जम्मू में डोगरों को रिप्रोड्यूस ज़्यादा करना चाहिए, तो उनको मैं समझाना चाहता हूँ हिंदूज को रिप्रोड्यूस करना चाहिए कि जैसे मैंने कहा, जम्मू की डिमांड हिंदू और मुस्लिम की डिमांड नहीं है, जम्मू की डिमांड डोगरा वर्सेस कश्मीरी है, और डोगराज में सारे रिलीजन, सारे फेथ इंक्लूडेड हैं। दूसरा, अनलाइक कश्मीर जहाँ पे टूरिज्म है, जहाँ पे सबसे अच्छी कैश क्रॉप्स, चाहे वो एप्पल है, एप्रिकॉट है, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, यू नेम, सैफरन है, कॉस्टलीस्ट
मोस्ट एक्सपेंसिव चीजें जो हम खाते हैं घरों में वो कश्मीर में पैदा होती हैं। वो लैंड ब्लेस्ड है, उसको लोगों ने कर्स किया, उनकी मर्जी। कम टू दिस साइड, हमारे तो यहाँ कैनाल्स ही नहीं बनी। जो कैनाल्स 1960 में बननी शुरू हुई थी आज तक पूरी नहीं हुई। तो हमारा कंडी इलाका है, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूस नहीं होता। आम के अलावा, देसी आम के अलावा यहाँ कुछ नहीं उगता। तो ऐसी एरिया में जहाँ पे आपको वैसे भी रिसोर्सेज नहीं है, यहाँ कोई रॉ मटेरियल नहीं उगता जम्मू में, तो कोई बाहर से आके यहाँ फैक्ट्री क्यों लगाएगा? अगर यहाँ पे किसी ने फैक्ट्री लगानी है और रॉ मटेरियल राजस्थान से लाना है तो उसकी कॉस्ट कहाँ जाती है? वो राजस्थान में क्यों ना लगाए फैक्ट्री बिजनेसमैन? व्हाई शुड ही कम टू जम्मू? तो इसमें अगर हम अपनी पॉपुलेशन बढ़ा लें तो हम हमारे बच्चे भी पंचर लगाने शुरू कर देंगे, उनके पास भी पंचर के, तो जो दैट इज नॉट। दूसरा एक बड़ा फैंसी आइडिया कि पीओजे को ले लो और वहाँ जो 40 लाख हार्डन इस्लामिक माइंड वाले लोग बैठे हुए हैं, मैं गिलगित बल्तिस्तान की बात नहीं कर रहा, नीचे वाला पीओजे के, उनके हम घर वापसी कराएंगे। तो मैं कहता हूँ पहले अपने अंदर जो है ना उसको घर वापसी करा के देख लो। बाहर से पकड़ के उनको घर वापसी करना बात की बात है, जो अंदर है ना उनको देख लो। फिर शाहीन बाग सीधा कर लो, पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी ठीक कर लो। तो ये फैंसी आइडियाज हैं, सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। ऑन ग्राउंड रिक्वायरमेंट ये है आदित्य कि ओके, एक बार स्टेबलाइज हो जाती है सारी सिचुएशन जियोपॉलिटिकल इंटरनेशनल, उसके बाद सरकार को सोचना पड़ेगा कि आप कब तक जम्मू को इतना रगड़ोगे कि जम्मू की आइडेंटिटी खत्म हो जाए और यहाँ के लोग। और देखो 370 टूटा, लोगों ने जमीनें खरीदी, जम्मू में लोगों ने जमीनें बेची। बाहर वाले जम्मू में बहुत सारे काम करते हैं, हमारा इनफैक्ट वर्किंग क्लास बहुत ज्यादा जम्मू बाहर से है, जो स्किल लेबर है ऑलमोस्ट 80% बाहर की है। हम उनको एक्सेप्ट करते हैं, हम उनको गोली नहीं मारते रात को सोते हुए। लेकिन बट आप उसको, अगर जिस चीज को आपने कश्मीर को जबरदस्ती वेल्डिंग करके रखा हुआ है 70-80 साल से, नहीं काम किया, तो आपको कुछ नया सोचना पड़ेगा। लद्दाख का तो मोक्षा हो गया, अब डोगरों का भी चुपचाप करा दो। यही आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मेरी रिक्वेस्ट है सरकार से। ये ना हो जाए कि फिर लेट हो जाए और फिर हम बोलेंगे यार गलती हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। दैट विल बी वेरी सैड थिंग। दैट्स ऑल आई वुड से। जी सर, फर्स्ट ऑफ ऑल सर लाइक थैंक यू, आपने इतना कॉम्प्रहेंसिवली हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से लेकर आज कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो डिमांड्स है सेपरेट जम्मू स्टेट की, वहां तक पूरा हमें जर्नी कराई। मेरे मन में यूं तो बहुत सारे सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे किए। पूरे जम्मू एम्पायर, जो डोगरा एम्पायर था, जो पहले देव एम्पायर था, उसके बाद डोगराज आते हैं, बीच में गैप होता है 12 साल का। मतलब बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि ढूंढने से भी नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट की जो हिस्ट्री है उसको लोगों ने मलाइन किया है और स्क्यूड किया है। तो सिमिलरली जब मैं रिसर्च कर रहा था तो जम्मू इस पूरे इंसिडेंट के ऊपर लाइक बहुत सी चीजें मिसिंग है। तो मैं चाहता था कि आपसे इन अ नटशेल थोड़ी चीजें मैं समझना चाहता था। जम्मू में हिंदू बचे कैसे? जम्मू में हिंदू इसलिए बचे कि हम लड़ाके लोग हैं, हम अपनी जमीन जायदाद छोड़ के नहीं जाते। अगर हम जैसे मैंने कहा सनातन का फ्रंटियर है, इसके आगे हिंदुइज्म नहीं मिलता आपको कहीं भी पूरी दुनिया में, लास्ट है। और ये हमने सदियों से बाहर से आने वाले आक्रमण को झेला है, लड़ा है, अपनी बाउंड्रीज एक्सपैंड की हैं, तो वो कल्चर है। और इनफैक्ट मैं आपने अच्छा सवाल पूछा, कल को आप नहीं ध्यान दोगे तो फिर यहाँ भी तलवारें निकलेंगी, फिर आपको यहाँ लॉ एंड ऑर्डर। बिकॉज एक हद के बाद क्या होता है कि एक जितना मर्जी सहनशील आदमी हो ना, जब उसके स्पिरिट में लड़ने की क्षमता हो, वो बर्दाश्त करता रहेगा, एक दिन उठेगा। और इसकी झलक इनको दिखी भी है। महाराजा हरि सिंह की जब ने छुट्टी मांगी उस टाइम भी दिखी कुछ लोगों ने, उससे पहले अमरनाथ यात्रा में दिखी। तो हम डटे रहे। अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, मेरा अपना घर 6 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल से, गोले गिर रहे थे जम्मू सिटी में, मैं अभी बैठा हूँ और हमारे छत के ऊपर ड्रोन्स घूम रहे थे। हम नहीं यहाँ से निकले, हमारा कल्चर में नहीं है ऐसे निकलने वाला, इसलिए हम बचे हुए हैं। हमें किसी ने बचाया नहीं है, हम खुद बचे हैं अपने उसको। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ के जो मुस्लिम लोग भी हैं हमारे इलाके के, मोर और लेस दे आर नेशनलिस्ट, दे आर नॉट लाइक जो कश्मीर में आप तमाशाबाजी देखते हो, वैसा नहीं है। दैट्स द रीजन, हमारी अपनी स्ट्रेंथ ने हमें बचाया। दैट इज अ सिंपल आंसर। जी सर। एंड सर लाइक आपने जो एक्सप्लेन किया कि फिजिकल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिमिनेशन हो, जो आपका पॉलिटिकल जो पावर का स्क्यूनेस हो, हर तरीके से एक लड़ाके जो लोग हैं डोगरा एम्पायर के, उनको हर तरीके से डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, फिर भी वो शांत बैठे हुए हैं। मेन बात मैं यही समझना चाहता था कि अभी भी क्यों नहीं लोग एक होके एकदम पुरजोर होके
इस डिमांड को उठा रहे हैं कि भाई अलग करो, बाकी अपना देखते रहना। लेकिन आपने भी जैसा मेंशन किया, और आपको मैं लगातार सुनते आया हूँ, आज भी सुनता हूँ, सभी जितने भी राष्ट्रवादी हैं, मेरे ऑडियंस तो आप ही के ऑडियंस का सबसेट है एक तरीके से। तो आप जैसे जो मुद्दे चल रहे हैं इस समय, जो वोटर एलिगेशन फ्रॉड वाला जो नीचे प्लानिंग की जा रही है इंटरनली, और बाहर से जो डिस्टेबलाइज करने की तैयारी है, वो आपका जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वो जो प्लान कर रहा है बांग्लादेश की तरफ से, तो समझ में आ रहा है कि दिस इज नॉट द मोस्ट राइट टाइम टू एक्चुअली लाइक स्टार्ट अ मूवमेंट। मगर फिर भी आई थिंक कि ग्राउंड वर्क जो है, वो सॉफ्ट वर्क जो है स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक कहावत है हमारे सर्कल में बहुत चलती है नेशनलिस्ट लॉबी में कि अगर बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिलाती। तो उस टाइप से ही अगर देखा जाए तो एक ग्राउंड वर्क तो स्टार्ट होना ही चाहिए, और इसीलिए ये प्रयास था मेरा कि आपको मैं बुलाऊं और समझूं कि ये है क्या पूरा मुद्दा। क्योंकि जैसा मैंने कहा, दोबारा दोहरा देता हूं मैं, आपको ढूंढने से भी ज्यादा हिस्टोरिकल एविडेंस और कंक्लूसिव चीजें नहीं मिलेंगी कि किस तरीके से जम्मू का एम्पायर जो था उसकी अधीन था कश्मीर, और कैसे जम्मू एम्पायर एक फ्रंटियर रहा है हमारे सनातन के प्रोटेक्शन के लिए, कैसे डोगरा जो साम्राज्य था उसने कितना बलिदान दिया है और आज भी दे रहा है। सर की बात से आपको समझ में आया होगा कि डिस्पाइट ऑफ ऑल द डिस्क्रिमिनेशन, इवन नाउ दे आर प्लानिंग टू जस्ट होल्ड थिंग्स। और इस पे हम और चर्चा करना चाहेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा बहुत सी चीजें हैं जो आपसे समझनी है। इवन महाराजा हरि सिंह ने इतना अच्छा काम करने के बावजूद उनको किस तरीके से उनकी इमेज मलाइन की गई कि वो एक सेपरेट कंट्री चाहते थे, और तमाम उनके ऊपर जो लांछन लोग लगाते हैं, इस तरीके के बहुत से मुद्दे हैं सर। सभी व्यूअर्स से जाते जाते रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम कोशिश करेंगे कि अजय सर से दोबारा टाइम लें और दोबारा कुछ मुद्दों की पेक्युलरिटीज को समझें। सर इसी के साथ आपने टाइम दिया, बहुत बहुत थैंकफुल हूं मैं। नमस्ते सर। नमस्कार। जय हिंद सर। जय जय हिंद।